The efficiency of Carnot engine will decrease on increasing temperature. क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है eta equals to 1 minus T2 by T1. अगर T2 की वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट 1 से सबट्रैक्ट होगा, इसलिए ईटा की वैल्यू कम हो जाएगी। पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आपसे बोला जाए कि एफिशिएंसी को चेंज कराने के लिए बाय चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, तो किसको ज्यादा प्रेफर किया जाए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय सेम अमाउंट, लेट्स से 10 केल्विन, कौन प्रेफरेबल होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस, एक बार टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीज करा दीजिए बाय 10 केल्विन, तब मान लीजिए इसको ईटा 1, एक बार टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज करा दीजिए बाय 10 केल्विन। अब मुझे इन दोनों को चेक करना है कौन सी एफिशिएंसी मुझे ज्यादा दिख रही है, तो क्या कीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट करके देखिए कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो आप दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने सबट्रैक्ट किया ईटा माइनस ईटा 1, तो 1 माइनस 1 सबट्रैक्ट हो खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ T2 बाई T1 प्लस T10 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा T2 माइनस 10 बाई T1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए एंड चेक कीजिए किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। क्या दिखेगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? कुछ समझ आ रहा है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका रिलेशन आ जाएगा माइनस ऑफ T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस 10 टाइम्स T1 होल डिवाइड बाय T1 टाइम्स T1 प्लस T2। मैंने एलसीएम कर लिया एंड इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट। अब आपको पूरा टर्म कैसा दिख रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में, मतलब ईटा 2 की वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू ईटा 1 की। एंड ईटा 1 किस रिस्पेक्ट में था, जब सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज कराइए उसके रिस्पेक्ट में। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ईटा 1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ईटा 2, मतलब इट विल बी मोर एफिशिएंट कि आप सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज करा दीजिए एज कंपेयर टू सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से। आई बात समझ? Yes, sir. Next question था, what is the efficiency of Carnot engine working between ice point and steam point? Ice point 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट की 273, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट किया 373, तब उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन आ जाएगा। सही है। थर्ड था, आपको टेम्परेचर दे रखा था सोर्स एंड सिंक का, एंड देन उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब दैट इज गिवन था, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से, फिर वहां से वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, तो वहां से रिलेशन आया था। सही है। ओके, इफ्रा आपका चेक कर देता हूँ। ये तो शायद पुराना वाला था, उसमें कई जगह आपने लॉज नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने आपको लॉज लिख दिया। ठीक है, कौन कौन से लॉ वहां पे वैलिड होंगे, क्यों प्रोपोर्शनल होगा, ये सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए थी। आपने थ्योरेटिकल लिख दिया था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था,
सेम एक्सप्लेनेशन यूज की जैसे मैंने सॉल्व किया उसके बेस पे, ठीक है? Okay, sir. Yes. ओके, मैं लास्ट कहाँ तक कर लिया था, कुछ याद है? So we have proved that efficiency is also equal to 1 minus T2 upon T1. We have derived efficiency in terms of temperature. अदिति, कुछ डाउट पूछना हो लास्ट क्लास से रिलेटेड आपको? ओके, हमने वर्किंग कर लिया था, एफिशिएंसी कर ली थी, ठीक? उसके बेस पे रिलेशन डिफाइन कर लिया था, एंड इस बेस अलग अलग क्वेश्चन इसी तरह से आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लिमिटेशन, फर्स्ट लॉ के बेस पे। तो हम सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड उसके बेस पे हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर ये डिफाइंड होता है। पहला होता है कि जो फर्स्ट लॉ डिफाइंड होता है वो कहता है कि हमेशा हीट का फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा, एंड लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक? इसलिए टर्म यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीट डिफाइन करता है। तो आप ये बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ defines the flow of heat from higher temperature body to lower, so it will be unidirectional. And reverse is not possible, ये डिफाइन करता है, ठीक? फिर कुछ प्रॉपर्टी तब इसके बेस पे रिवर्स अगर आपको पॉसिबल कराना हो तो क्या क्या करने की जरूरत पड़ती है, तब इसको जानने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो सेकेंड लॉ को डिफाइन करता है। पहला होता है मेरे पास केल्विन स्टेटमेंट, दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। दोनों क्या कहते हैं पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं। फर्स्ट, केल्विन स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सोर्स है एंड ये सिंक, यहाँ पे कोई सोर्स, सिंक, इनके बीच कोई वर्किंग टूल, तो पहला ये मेरे पास सोर्स एट सम हायर टेम्परेचर, ये मेरे पास सिंक एट सम लोअर टेम्परेचर। तो कोई एक ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट किया जाए जिसका मेन काम यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करे एंड उसको टोटली कन्वर्ट कर दे वर्क डन में विदाउट एनी वेस्ट इन सराउंडिंग। ये पॉसिबल तब हो सकता है जब एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर इंजन की कितनी हो जाए, 1, दैट इज यूनिटी, 100% एफिशिएंट हो जाए। तो ये क्या पॉसिबल है 100% एफिशिएंसी होना? मैंने इसका रीजन पढ़ाया था कि क्यों एफिशिएंसी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि एफिशिएंसी 1 होने के लिए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 0 केल्विन होना चाहिए एंड 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी नहीं हो सकती, इसलिए प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा डिफाइन करता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो कहता है कोई भी टेम्परेचर लोअर बॉडी टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर बॉडी, वहां से हीट एब्जॉर्ब करिए एंड उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दीजिए या उसको ट्रांसफर कर दीजिए एट सम हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी तक हीट को डायरेक्टली फ्लो कराऊं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट डिफाइन करना है किसके बेस पे, से न्यूटन्स मतलब
थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को डिफाइन करता है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ क्या कहता है इस पिक्चर के बेस पे। Done. So for first part इसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। वो कहता है नो प्रोसेस is possible whose sole result is absorption of heat from reservoir and conversion into heat, into work done, into mechanical work without any loss of energy and surrounding. दूसरा कहते हैं सेकंड के बेस पे no process is possible whose sole result is transfer of heat from lower temperature body to higher temperature body without any external agency. तब इसके बेस पे हम एक कंक्लूजन कहते हैं। वो कहता है कोई भी प्रोसेस लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी पर हीट फ्लो नहीं करा सकती अनटिल अगर एक्सटर्नल वर्क डन उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए ना दिया जाए। तब हम बोल सकते हैं नो हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम lower temperature body to higher until external work is done। जो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाए इक्वल या उससे ग्रेटर अप्लाई ना की जाए। ठीक, तब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेस पे हम दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप जो इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। until
अदिति लिख लिया आपने? अब इसके बेस पे पहला आता है आपके पास रेफ्रिजरेटर, दूसरा कहता है आपके पास हीट पंप। दोनों का काम क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। ये कहता है केबिन ले लीजिए विच इज एट लोअर टेम्परेचर, कंप्रेसर उससे हम कुछ वर्क डन करते हैं सो दैट के सराउंडिंग में कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पाए at sufficiently high temperature. सेम टर्म अगर मैं हीट पंप खेल लूँ तो ये कोल्ड सराउंडिंग से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करता है, कंप्रेसर से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है एंड उस रूम जो उसका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको गर्म करने में हेल्प करता है। दोनों की वर्किंग सेम है बट उल्टी जगह रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये मान लीजिए उस फ्रिज उसका केबिन, इसी पर्टिकुलर केबिन को आप मान लीजिए रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, रीजन ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस पर्टिकुलर केबिन को ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर केबिन से वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है Q2 एट सम लोअर टेम्परेचर T2। ये पर्टिकुलर हीट बहुत स्मॉल है, सराउंडिंग में इजीली डिसिपेट नहीं हो सकती, तब वो कंप्रेसर से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है ताकि ये दोनों कंबाइन होके Q1 अमाउंट ऑफ हीट हो जाए जो सराउंडिंग में सम टेम्परेचर T1 उससे ज्यादा हो जाए ताकि इजीली उसमें इजेक्ट आउट कर पाए। तो इससे काम क्या होता है रेफ्रिजरेटर का, इट एब्सॉर्ब्स a small amount of heat by adding some work from compressor. It ejects Q1 amount of heat into surrounding which is at sufficiently larger temperature. तब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो ईच साइकिल उस केबिन के हीट को डिक्रीज करता जाता है टू कूल इट डाउन। नेक्स्ट अगर मैं हीट पंप में देखूं तो उसके लिए ये सराउंडिंग सर्दी के दिनों में वो सराउंडिंग से लेसर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है एट सम लो टेम्परेचर। कंप्रेसर से उसने कुछ वर्क डन किया ताकि ये दोनों एड अप होके ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर पाए टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रूम, जिसका टेम्परेचर उसको इंक्रीज कराना था। इस पर्टिकुलर रूम को इसके रिस्पेक्ट में रीजन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो दोनों की वर्किंग सेम है बट रीजन ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होने की बेस पे उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। इफ्रा, यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। So first for refrigerator, it absorbs heat from cabin at low temperature to cool it down, and by adding work
from compressor ejects larger heat into surrounding at higher temperature. तब इसके लिए अगर मैं वर्किंग परफॉर्मेंस डिफाइन करूं, वर्किंग परफॉर्मेंस, तब इसको बोलते हैं अल्फा। किसी भी इंजन उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी सिंपली कहता है कितना अमाउंट ऑफ उसने आउटपुट डेवलप कराया विथ रिस्पेक्ट टू कितना उसको एनर्जी दी गई। तो यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, उस केबिन को ठंडा करना। तो उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया बाय कितना अमाउंट ऑफ कंप्रेसर ने एनर्जी कंज्यूम किया बाय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तब इसके लिए बोलते हैं हीट extracted from cabin to the work done by compressor। तभी यहाँ हो सकता है अल्फा इक्वल्स टू हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केबिन Q2 बाय वर्क डन Q1 माइनस Q2। इसी पर्टिकुलर टर्म को टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा T2 बाय T1 माइनस T2। यह होता है वर्किंग परफॉर्मेंस इस फ्रिज के लिए। नेक्स्ट हो सकता है अगर मैं हीट पंप के लिए डिफाइन करूं तो उसका काम होता है सराउंडिंग विच इज एट लोअर टेम्परेचर, उससे हीट एक्सट्रैक्ट करना, कंप्रेसर से कुछ वर्किंग करना एंड सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रूम को डोनेट करना ताकि उसका टेम्परेचर ईच साइकिल इंक्रीज करता जाए टू वार्म इट। तब कहता है हीट पंप it absorbs heat from surrounding at low temperature by adding work of compressor it donate larger heat into room to warm it। तब इसके लिए अगर मैं वर्किंग परफॉर्मेंस डिफाइन करूं इस कंडीशन में, सो वर्किंग परफॉर्मेंस इस कंडीशन को बोलते हैं बीटा। हीट पंप ने कितना काम किया है, तो हीट पंप का मेन काम जो उसका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है Q1 डोनेट करना उस रूम को, उसके बेस पे पर यूनिट उसको एनर्जी कितनी दी गई फ्रॉम कंप्रेसर उसके बिहाफ पे। सो ये हो जाएगा हीट डोनेटेड इनटू रूम बाय वर्क डन। सो बीटा इक्वल्स टू Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, या ऐसे चीज को लिख सकते हैं T1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। अब हमने 3 तरह के डिवाइसेस पढ़ लिए या इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, एक हीट इंजन, दूसरा फ्रिज एंड तीसरा हीट पंप। तब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप पूछता है उसकी एफिशिएंसी और वर्किंग परफॉर्मेंस के बेस पे। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है।
So in general दोनों के बीच में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 1 बाई ईटा। अगर आपको कोई एक चीज पता हो तो इसके बेस पे बाकी दोनों चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक जनरल सा सवाल कि अगर मैं किसी रूम में किसी फ्रिज को रखूं एंड उसके डोर को ओपन करूं तो टेम्परेचर ऑफ रूम कूल डाउन होगा या इंक्रीज करेगा। What will happen to the temperature of room if door of fridge is kept open? What will happen to the temperature of room if door of fridge is kept open? तो देखिए आप इसको कुछ इस तरह समझिए। मान लीजिए इनक्लोज्ड रूम आइसोलेटेड मान लिया एंड उसके अंदर किसी फ्रिज को रख दिया एंड उसके डोर को ओपन कर लीजिए। तो ये मेरे पास कोई फ्रिज है एंड इसके डोर को ओपन कर लिया गया। अब क्या होगा उसका केबिन एंड ये पूरा रूम दोनों एक कॉमन सिस्टम की तरह बिहेव करने लगेगा। गुड अदिति, जब वो कॉमन सिस्टम की तरह बिहेव करने लगेगा तो इस फ्रिज का मेन काम होता है उस केबिन से लेसर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना। तो वो केबिन या पूरा रूम उससे वो लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है Q2। कंप्रेसर से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है ताकि वो हीट ज्यादा हो जाए एंड सराउंडिंग में लूज करता है सम एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट। तो हर साइकिल में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क जो कंप्रेसर ने किया है वो रिलीज करता जा रहा है एंड बोथ एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन ऑफ हीट सेम ही रूम में होगा उसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ रूम ईच साइकिल में इंक्रीज करता जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाद रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इफ्रा, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो आप ये बोल सकते हैं on opening the door both cabin and whole room become same. So it absorbs small amount of heat Q2 and by adding work of compressor it ejects more heat into same room. Hence, temperature gradually increases. तो फिर सवाल आता है कि हम फ्रिज को दोनों पर्पस के लिए क्यों ना यूज कर लिया जाए। सर्दी के दिनों में मुझे रूम को गर्म करने के लिए यूज कर लिया जाए और गर्मी के दिन में वो चीजों को ठंडा करने के लिए उसके डोर को क्लोज करके यूज कर लिया जाए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें हीट पंप की जरूरत क्यों पड़ती है?
या रूम हीटर की जरूरत क्यों पड़ती है इंस्टेड ऑफ मेरे पास फ्रिज तो है ही जो दोनों काम कर सकता हो। अदिति कोई जवाब? अब दोनों की एफिशिएंसी चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों की एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको, फ्रिज की या हीट पंप की? The heat pump. तो हीट पंप ज्यादा एफिशिएंट होता है उस रूम को गर्म करने के लिए एज कंपेयर टू फ्रिज, इसीलिए आपकी एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रिज हम हीट पंप यूज करते हैं सेपरेटली। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इतना तक आपका पूरा पार्ट था, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। एक और भी क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में पूछता है एंट्रोपी के बेस पे। एंट्रोपी होती क्या है? इफ्रा, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? No, sir. अदिति, एंट्रोपी पता है क्या होता है? देखिए एंट्रोपी कहता है सिंपल कि किसी भी सिस्टम में क्या कोई थर्मल एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम की कंप्लीटली लॉस हो सकती है या कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है वर्क डन में? तो आप बोलिएगा नहीं, कुछ ना कुछ रेसिडुअल अमाउंट उस पर्टिकुलर सिस्टम में थर्मल एनर्जी रिटेन होगी जो कंप्लीटली कन्वर्जन वर्क डन में नहीं हो सकती। सो द अमाउंट ऑफ जो सिस्टम की थर्मल एनर्जी है पर यूनिट टेम्परेचर जो अनअवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी में, उस पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। एक मिनट। ओके, तो इंट्रोपी मैंने कहा कि सिस्टम की वो थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर जो कि अवेलेबल नहीं होती वर्क डन या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन में, उस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर उसको हम इंट्रोपी बोलते हैं। सो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द सिस्टम्स thermal energy per unit temperature that is unavailable for work done और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन बोल सकता है।
conversion into useful work। और में क्या निकलना जी, तब इसको हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं S से। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा S इक्वल्स टू DQ पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको हीट अलग अलग टर्म में दे रखा होगा, उसके बेस पे आप पर्टिकुलर रिलेशन पुट कीजिए। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो टेम्परेचर को आप बाहर रख सकते हैं, देन उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन आ जाएगा, एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगा। आई बस समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पूरा चैप्टर था, थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।